अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। सियासत में हर लम्हा पाकिस्तान के अंदर जो है वो तब्दीली आ रही है और आज जो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक पंजाब के अंदर आपको पता है कि उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वहाँ पर जो हुकूमत के हमायत याफ्ता परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला बनने की आप ख्वाहिश रखते हैं, जबकि अपोजिशन और PMLN की जानिब से हमजा शहबाज शरीफ मैदान में है। तो हुकूमत के लिए बड़ा धचका है, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप के जो MPAs हैं उन्होंने PMLN और अपोजिशन का साथ देने का फैसला किया है, जिससे यकीनन जो गवर्नमेंट है और जो परवेज़ इलाही हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। दूसरी तरफ आज हमने देखा कि इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग जो हो रहा है उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब किया। अब ये खिताब क्यों अहम है, क्योंकि कई हवालों से जो मौजूदा इस वक्त सियासी तनाज़ा चल रहा है या कंट्रोवर्सी चल रही है उसका उसके साथ लिंक भी है। ये हम आगे आपको चल के बताएंगे। लेकिन शहबाज, एक बात जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो ये खिताब था उसमें ये बात वाज़े हो गई कि कई मामलात के ऊपर जो पहले हम दाएं बाएं से सुनते थे कि जो एस्टेब्लिशमेंट है और ये हुकूमत है वो सेम पेज पे नहीं है, जो आज उनका ये खिताब है उससे कम से कम वाज़े हुआ है कि दो तीन जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं ये अब शायद एक ओपन सीक्रेट हो गया है कि वाकई दोनों सेम पेज पे नहीं थे। कामरान, कल से लेकर आज तक दो चीज़ों की कॉन्फर्मेशन होगी। एक तो वज़ीर आज़म साहब ने कल जो कहा कि ISI के चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर जो व्यूज़ थे, जहाँ से सारी ये बात शुरू हुई, उससे पहले फिर जो पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ क्या होना चाहिए, चीन के साथ क्या होने चाहिए, इसराइल के साथ इवन क्या होना चाहिए, भारत, और फिर अब जो लेटेस्ट इसमें एडिशन हो गया रूस। तो ये बात तो तय हो गई है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो अच्छे ताल्लुकात है, जिसकी वजह से कहा यह जाता है, एक परसेप्शन है कि वो इक़्तिदार में आए, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। और यही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट हो रही है वज़ीर आज़म साहब की जो एक उनकी स्पीचेस के अंदर एक डेस्परेशन है और जिस किस्म की वो सूरत हाल बन रही है ओवरऑल, जिस किस्म का एक एनवायरनमेंट मुल्क के अंदर बनाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि आप बाजवा साहब की जो स्पीच है वो उसके ऊपर फर्दर हम कमेंट करें, एक चीज़ हमें अभी भी प्रिंसिपली क्लियर कर लेनी चाहिए कि किस इदारे का और जो है क्या किरदार होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। खारजा पॉलिसी किसका काम होना चाहिए, दिफा किसका काम होना चाहिए, इंटरनल जो है पॉलिसी किसका काम होना चाहिए और इकोनॉमी किसने चलानी है। तो इन चीज़ों को सामने रखकर मुंतखब हुकूमत है उसका ये काम होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर भी तो क्वेश्चन मार्क्स है ना कि ये गवर्नमेंट जो है वाकई ही जेन्युइनली मुंतखब हुकूमत थी, क्योंकि उस वक्त तक जब तक ये सेम पेज पे थे तब तो इस गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं था। जब ऑन देयर ओन जब इन्होंने करने की कोशिश की तो फिर ये एतराज कर रहे हैं। तो ये भी इसमें एक चीज है, ठीक है, सिलेक्शन या इलेक्शन का वो बात की बात है। इवन कि जो लोग अब इवन नो कॉन्फिडेंस मूव भी जो हो रही है तो वो भी फिर जो सीजन पार्टीज हैं जो कभी उनके किसी के कंधे पे बैठ के आती थी फिर वो खुद आना चाहती थी, फिर पाकिस्तान की, तो ये मेरा ख्याल है कि दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर द कंट्री, फॉर द डेमोक्रेसी। लेकिन जो ये जो गवर्नमेंट है ना, देखें जो माजी की हुकूमतें, आपको पता है कि शुरू में बेशक कहते हैं कि हर जमात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर बैठ कर सियासत में आई, लेकिन बाद में हमने देखा कि PMLN पीपल्स पार्टी उनको वो हिमायत नहीं रही, तो वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर किसी भी तरह से रेटते हुए 5 साल उन्होंने मुकम्मल किए। ये जो गवर्नमेंट है नवंबर तक इनको जबरदस्त हिमायत थी एस्टेब्लिशमेंट की, जब एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत इनसे हटी तो ये 3-4 महीने भी नहीं निकाल सके। तो ये अब आगे बढ़ते हैं, जो आर्मी चीफ साहब ने जो फॉरेन पॉलिसी की बात की, 1 by 1 जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। जो सबसे बड़ा अहम नुक्ता है जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में खिताब किया वो था यूक्रेन और रशिया के मामले में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है। तो इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। पाकिस्तान इज डीपली कंसर्न्ड अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time due to numerous reasons. However, recently there has been some positive development in this regard. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed, millions made refugees, and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. जी, जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ का आपने मौक़िफ़ सुना तो ये बड़ा वाज़े है कि पहली दफ़ा किसी पाकिस्तान के सीनियर एहलकार ने
बाकायदा तौर पर कंसर्न शो किया और इन्वेजन का वर्ड यूज़ किया, क्योंकि इससे पहले दफ्तर खारजा की तरफ से या पाकिस्तान के जो बाकी हुकाम थे उन्होंने इन्वेजन का वर्ड रशिया के लिए इस्तेमाल नहीं किया और पाकिस्तान की बल्कि ये पोजीशन रही कि हम तो न्यूट्रल हैं रूस और यूक्रेन तनाज़े की अगर बात करें। लेकिन यहाँ पर बड़ा वाज़े तौर पर शहबाज जो आर्मी चीफ ने मौक़िफ़ जो अपनाया है वो अब शायद न्यूट्रलिटी से हट के क्लोजर टू द वेस्ट है, कि जो वेस्ट कह रहा है दो के उन्होंने डिप्लोमेटिक वो बात की कि ठीक है कि रूस के अपने लेजिटिमेट जेन्युइन कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक छोटा मुल्क जो यूक्रेन है आप उसके ऊपर चढ़ाई कर दें और इस तरह से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो। तो इससे एक बात तो मेरे ख्याल में क्लियर कट वाजे हो गई कि जो गवर्नमेंट का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ था और जो अब आर्मी चीफ साहब ने अपना जो मौक़िफ़ का इजहार किया है, इनमें मेरे ख्याल में कहने की जरूरत नहीं है, जो फर्क बात वाज़े हो गई है। लेकिन इसके साथ ही जो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक असेसमेंट थी कि पाकिस्तान का जो रूस जाने का फैसला और उसके साथ जो एक यूक्रेन के इशू के ऊपर एक न्यूट्रल स्टांस लेने का फैसला वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का था, बाकी उसमें जो इदारे शामिल नहीं। तो यही सारा झगड़ा था जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का नाम दे रहा है। वो जो पैगाम था वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो यूएस के थे डोनाल्ड लू, उन्होंने हमारे जो एम्बेसडर थे असद मजीद साहब को दिया। तो ये बात अब क्लियर हो गई है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ अमेरिका की जो असेसमेंट थी आज की बात के बाद आर्मी चीफ के बयान के बाद वो बात जरूर कहूंगा कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने जाहिर है कि जब बाजवा साहब का खिताब चौधरी साहब ने छड्डो चौधरी साहब का बयान जो है वो हर एक घंटे बाद चेंज होता आता है, लेकिन वज़ीर इत्तलात काफी नॉन सीरियस बातें कर रहे हैं की कोशिश करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि बाजवा साहब का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ है, तो वो एलामिया देख लें जो जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब रूस के दौरे पर गए थे, तो अब दोनों को मिला के देखें तो कोई मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन वो उनका अपना मेरे ख्याल में कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि एक डिफरेंस यहाँ पे हमें क्लियर कट नजर आ रहा है। दूसरा जो अहम मुद्दा जिस पे उन्होंने बात की वो था पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो चीन हो या अमेरिका हो, क्योंकि हालिया दिनों में हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं माजी में भी उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये जो बैरूनी ताकतें उनको हटाने के पीछे हैं। नाम उन्होंने एक्सीडेंटली अपने खिताब में तो ले लिया था, है वो कहते हैं कि अमेरिका ही। इस हवाले से जनरल बाजवा साहब ने क्या कहा कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ और चीन के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, आइए सुनते हैं। Pakistan does not believe in camp politics and our bilateral relationship with our partners are not at the expense of our relationship with other countries. Pakistan enjoys a close strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards Pakistan-China Economic Corridor or CPEC. Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. जी शहबाज, जनरल बाजवा साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि हम चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हमारे हैं, अच्छे चाहते हैं, लेकिन हम किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हैं, एक्सीलेंट रिलेशनशिप हैं विद द यूएस, और वो जो आपके इंटरेस्ट वाली बात है, साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है। तो उन्होंने बातों बातों में वो बात कह दी कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। वही बात जो ख्वाजा आसिफ साहब ने की, वही बात एक मुख्तलिफ अंदाज में शहबाज शरीफ साहब ने कल एक जियो के इंटरव्यू में कही। आज वही बात जो है ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से कमर जावेद बाजवा साहब ने कर दी। मेरा इसके ऊपर एक सिर्फ नोट है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का मैटर, मैं तो अपने आप को इसमें एक्सपर्ट नहीं समझता। 3.5 साल से यही पॉलिसी थी पाकिस्तान की कि हम ना चीन के कैंप में हैं ना हम अमेरिका के कैंप में, अनटिल कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चले जाते हैं रूस और वहाँ उनका जो दौरा था उसके बाद ताल्लुकात ख़राब हो जाए। तो ये पॉलिसी तो हम अडॉप्ट कर रहे थे। मेरा सिर्फ इसके ऊपर एक कंसर्न है, हम इस वक्त दोनों कैंप्स के ना वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दोनों के को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे। हम भारत नहीं है, हमारे पास $650 अरब के रिजर्व्स नहीं है, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी अभी तक इनकी ना चीन के कैंप में ना अमेरिका के कैंप में, उसका अभी तक हमें नुकसान हुआ है। तो अब एक चीज जो पहले इंप्लीमेंट हो रही थी, इसका मतलब ये हो गया कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का रूस का दौरा था उसको माइनस कर दें, तो वही पॉलिसी जो इससे पहले चल रही थी वो चलती। लेकिन इसके अंदर एक चीज ये भी है ना कि आप ये भी तो नहीं कर सकते ना, आप कह रहे हैं कि हम किसी एक कैंप में चले जाएं, वो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। यहां पर आपकी जो डिप्लोमेटिक स्किल है या जो स्टेट क्राफ्ट है उसका इधर ही पता चलता है कि कैसे आप बड़ी ताकतों के साथ अपने ताल्लुकात बनाए रखें और आपके मफादात को भी नुकसान ना पहुंचे। ये बहुत बड़ा चाइनीज स्ट्रेटेजिक कंटेनमेंट में अगर कोई रुकावट खत्ते में होगी वो पाकिस्तान होगा।
या तो फिर आप चाइना के खिलाफ खड़े हो जाएं, वो आप हो नहीं सकते, ना होना चाहिए, ठीक है। फिर अमेरिकन से अगर डिमांड आएगी तो आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये एक बड़ी डिफिकल्ट, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। मेरे ख्याल इसके ऊपर ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी होती है। आगे बात करते हैं आगे जो एक और जो अहम इशू के ऊपर बात की जनरल कमर जावेद बाजवा ने, वो था भारत के साथ ताल्लुकात। अनलाइक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके बयानात अगर देखें तो वो पर्सनल टारगेट भी करते रहे मोदी साहब को, बहुत ज्यादा उन्होंने उनको निशाना बनाया। लेकिन जो आर्मी चीफ का ये जो खिताब था, इसमें उन्होंने मुख्तलिफ बात की, मफाहमत की तरफ उन्होंने इशारा किया। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। Pakistan continues to believe in using dialogue and diplomacy to resolve all outstanding issues, including the Kashmir dispute, and is ready to move forward on this front if India also agrees to do so. With 1/3 of the world engulfed in some sort of a conflict or war, it is important that we keep the flames of fire away from our region. In this regard, besides Kashmir dispute, the Indo-China border dispute is also a matter of great concern for us, and we want it to be settled quickly through dialogue and diplomacy. I believe it is time for political leadership of the region to rise above their emotional and perceptual biases and break the shackles of history to bring peace and prosperity to almost 3 billion people of the region. जी, तो ये मौक़िफ़ था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, और ये कंसिस्टेंट था। लास्ट ईयर भी अगर आप देखें तो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हम जो हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि उसी सूरत में हम जो हमारा एक कोशिश है कि हम जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ आएं, वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक अमेरिका भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर ना हो। तो इसमें जो मुझे जो इसमें स्ट्राइकिंग लगी, देखें एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इसके अंदर, ये आर्मी चीफ का जो ये जो मौक़िफ़ है ये नया नहीं है। ये मौक़िफ़ जो है वो पहले से उनका, इसके अंदर जो रुकावट थे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी में, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। उनका ही एक स्ट्रेटेजिक और उनका एक पॉलिसी और एक प्रिंसिपल स्टांस जिसको वो कहते हैं उन्होंने लिया हुआ था कि जब तक भारत जो है, यहाँ पे मैं एक बात करूं, यहाँ पे रोल स्विच हो गए। वो कुछ लोग कहते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट का आज जो मौक़िफ़ है ना, वो पहले वही मौक़िफ़ नवाज शरीफ साहब का हुआ करता था, लेकिन जो आज इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है वो माजी में एस्टैब्लिशमेंट का, लेकिन वो जो रोल जो है ना वो रिवर्स हो गए। भारत से जो हमने गालबन 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला किया था, काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी में वो समरी मंजूर हो जाती है, एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी, वज़ीर आज़म साहब के पास जब वो काबीना में ही जाती है, हालांकि वज़ीर आज़म ने एज वज़ीर तिजारत उसकी मंजूरी दी थी, तो वो फिर 2-3 फेडरल मिनिस्टर्स की उसको रखवा लेते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इंटरेस्टिंग है, मतलब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, करंट सिचुएशन से इसलिए लिंक्ड है कि अगर जाहिर है कि आप इस चीज को डिनाई तो नहीं कर सकते कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार, बेशक वो जो मर्जी कहते रहें, अगला जो नया सेटअप आएगा तो उससे आपको ये भी अंदाजा होता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन एक और लाइटर नोट, बड़ी मेच्योर फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं हमारे आर्मी चीफ, तो ये बिल्कुल चलें। और इसमें जो हमने बात की कि सेम पेज वाली एक जाते हुए आपसे खबर भी शेयर करते चलें कि जाहिर है कि कल अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाकायदा तौर पर होना है। तो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अस्करी क़यादत को अप्रोच किया और उनसे कहा कि ये जो तरीके अदम एतमाद है इसको नाकाम बनाने के लिए जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हमारी मदद करे। तो अस्करी क़यादत ने कहा कि जो आइन और कानून के तहत जो उनका मैंडेट है एस्टैब्लिशमेंट का, वो हर तरह से कौमी सलामती के अमूर हों या बाकी अमूर हों, हुकूमत की मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन जहाँ तक तहरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाने की बात है, उसमें अस्करी क़यादत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म से कहा कि वो किसी किस्म का किरदार अदा नहीं कर सकते। अस्करी क़यादत ने बाकायदा तौर पर कहा कि कोर कमांडर्स का ये मुत्तफ़िका राय है कि तरीके अदम एतमाद हो या सियासी मामलात हों, उसमें अफ़वाज पाकिस्तान मुदाखलत नहीं करेगी। ये वाज़ेह पैगाम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दिया गया और उनसे कहा गया कि सियासी मामलात हैं, उनको सियासी तरीके से ही बेहतर है कि आप हल करें। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के बारे में। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर कल तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो ज़ाहिर है कि अपोजिशन जमातें मिल के वो फिर हुकूमत में आ जाएंगी, और ये जो फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के मामला तो अपनी जगह पे, सबसे बड़ा चैलेंज जो उनके लिए होगा वो है कि पाकिस्तान की मईशत को किस तरीके से पटरी पे लाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को दरपेश हैं, और क्योंकि इस वक्त सियासी हलचल है, सियासी क्राइसिस है, तो बहुत से लोग उस पर बात नहीं कर रहे। तो शहबाज, कल अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो सबसे बड़ा लोग महंगाई के ऊपर बात करते हैं, जो अभी मार्च के गालिबन आदादो शुमार जो आए हैं, महंगाई की जो शरह है 12.7%।
तो ये तो आते साल ही आप कह लें कि सबसे बड़ा कोई चैलेंज होगा, लैंड माइन है जो भी गवर्नमेंट आ रही है। देखिए, मैंने आज की खबर जो थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इसके ऊपर इन्फ्लेशन नंबर के ऊपर लिखी, उसका मेरा स्टार्ट ही यही था कि मार्च अगर पीटीआई की हुकूमत का आखिरी महीना होता है, आई डोंट नो कल कैसे चीजें प्ले आउट होती हैं नेशनल असेंबली में। हालांकि गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अभी वो डिफीट कर लेंगे, लेकिन उसका एक वो गवर्नमेंट का तो ये ख्याल है कुछ सैबोटैज की तरफ वो जाना चाह रहे हैं, जो उनके इरादों से भी लग रहा है। लेकिन जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी है वो गालबन अब रेंजर और एफसी के पास चली गई है और इस्लामाबाद लिटरली उन्होंने जो रेड जोन को उन्होंने कर दिया, उन्होंने सील कर दिया। अब इसके अंदर कामरान इशू ये है कि 12.7% महंगाई की जो शरह है, ये पीएमएलएन की जब हुकूमत खत्म हुई थी उससे तकरीबन 3 गुना ज्यादा। उस वक्त जो इन्फ्लेशन का रेट था वो 4.7%। इसमें कुछ फैक्टर तो आप कह सकते हैं ग्लोबल सप्लाई की डिस्ट्रप्शन हुई कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें, कमोडिटीज की कीमतें ऊपर गई। जो इसके अंदर असल प्रॉब्लम था वो था हमारी जो एक एक्सचेंज रेट पॉलिसी थी जो हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आईएमएफ के कहने के ऊपर दबा के रुपए की डिवैल्यूएशन की 51% रुपए की कदर में कमी हुई है 3.5 साल में। 122 रुपए का डॉलर था जब ये हुकूमत इक्तदार में आती है और आज उसकी जो वैल्यू वो 184 रुपए है, वो भी इंटर बैंक में। आप ओपन मार्केट में लेने जाए तो 2-3 रुपए आपको महंगा मिलता है। चले महंगाई का तो आपने जिक्र कर दिया, बड़े जो इश्यूज हैं इस वक्त जिसका इमीडिएटली कंसर्न अगर कोई भी वजीर खजाना बनते हैं किसी भी हुकूमत होते नाज़रीन, इसमें कल यही सवाल जब हमने असद उमर साहब से किया कि आपने कहा था कि पीएमएलएन ने लैंड माइन्स बिछा दी थी और आपको बड़ी मसला हुआ हुकूमत चलाने में, तो जब आप जा रहे हैं इक़्तिदार छोड़ के, अगर नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? उनका क्या जवाब था, ये सुन। मैं बताता हूँ। बिल्कुल आपने जो आदादोशुमार दिए ना वो बिल्कुल दुरुस्त दिए और आपने जो सिचुएशन कहा है कि सिचुएशन मुश्किल है वो भी ठीक है। उस हद तक खतरनाक नहीं है। आपको पता है ये जरा टेक्निकल इस्तिलाह है बट आप इसको समझते हैं। नेट नेगेटिव रिजल्ट्स थे उस वक्त पाकिस्तान के, ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान की नहीं है, तो उससे तो बेहतर है। और हमारे उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन हुआ था, अगर आपको याद हो तो मुसलसल बैरूनी खसारे में इजाफा हो रहा था। हमारे जो आखिरी 3 माह थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले, उसके अंदर $2 अरब माहाना से ज्यादा का बैरूनी खसारा हो रहा था। हमारा बैरूनी खसारा ज्यादा रहा लेकिन कम हो रहा है। तो एक तो बुनियादी वजह फर्क आपको यह नजर आएगी। दूसरी, जो उस वक्त हो रहा था उसका एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बैरूनी अवामिल से जो दुनिया के अंदर हो रहा है कोई ताल्लुक नहीं था। उसमें कोई कमोडिटी प्राइस का इजाफा नहीं था। वो तमाम का तमाम तबाही जो हम देख रहे थे वो हमारे अंदरूनी फैसलों की थी। इस साल की क्या सूरत हाल है आप सब आदादो शुमार को बेहतर समझते हैं। मेरे पास पिछले महीने तक का तो डेटा अवेलेबल है। हमारी जो दरामदात हैं उसके अंदर जो इजाफा हुआ और ये खसारा जो बढ़ा है वो दरामदात के इजाफे की वजह से हुआ है, क्योंकि बरामदात तो बढ़ रही है हमारी। दरामदात के अंदर जो पिछले माह तक इजाफा हुआ था इस माली साल के अंदर, उसका 87% बैरूनी कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ था, सिर्फ 13%। और क्योंकि हमारी बरामदात में भी इजाफा हो रहा था, तो अगर ये प्राइस हाइक अगर आप निकाल दे तो हमारा तो खसारा तकरीबन वहीं का वहीं खड़ा है जो पिछली दफा था, जो ना होने के बराबर था। सो ये बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है जो दोनों में है। लेकिन चाहे बैरूनी अवामिल हो या कुछ भी हो, मुश्किल सूरत हाल है। शौकत तरीन साहब जो हैं वो जाहिर है हमारी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और उनकी ख्वाहिश यही है कि हमारी पार्टी आगे जीते। लेकिन अगर हमारी पार्टी आगे जीत के हुकूमत चलाती है तो काम उनके सामने बड़ा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि असद उमर साहब खुद फरमा रहे हैं कि कोई भी वज़ीर ख़जाना होगा उसके लिए जो है एक्सटर्नल सेक्टर की सिचुएशन को हैंडल करना डिफिकल्ट होगा, चाहे वो शौकत तरीन साहब हों। तो कामरान, मेरा ख्याल इससे बेहतर असद उमर का जो है कोई कोर्ट नहीं हो सकता अगर यह हुकूमत का इक़्तिदार खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल में अंदर अंदर से दुआ कर रहे होंगे कि तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाए ताकि कम से कम जो हमें इन मसाइल को फेस ना करना पड़े। देखिए, अब ये एक किस्म की चार्जशीट भी है शौकत तरीन साहब के अगेंस्ट कि वो इंचार्ज थे इकोनॉमी के, और आज सूरत हाल ये है। और ये कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वो ठीक है, लेकिन वजीर खजाना को हर चीज तो वज़ीर आज़म ने खुद नहीं करनी होती है ना। उन्होंने तो 4 वज़ीर खजाना तक तब्दील करके देख लिया लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो अब एक पीएमएलएन ने कामरान अपनी एक इंटरनल असेसमेंट की है कि अगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो इस वक्त इकोनॉमी की जो क्या सूरत हाल है और इनको फिर क्या इकदाम करने पड़ेंगे। और जो मेरी इतलात हैं, ये प्रेजेंटेशन जो एक ब्रीफिंग है वो शहबाज शरीफ साहब जो मुतवक्के आपके वज़ीर आज़म हो सकते हैं उनको भी दे देगी। तो इनकी जो इनिशियल असेसमेंट, अगर उनकी जमानत मनसूख ना होगी क्योंकि गवर्नमेंट जाते जाते वो भी कोशिश कर रही है, वो तो आज उनका बस चले तो मुल्क में कुछ भी कर दें, वो अभी वो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। लेकिन कामरान, सूरत हाल जो इस वक्त पीएमएलएन की असेसमेंट है कि इस साल जो है जो करंट अकाउंट खसारा उनके ख्याल में तकरीबन 16.5 अरब से $17 अरब के करीब रहेगा। जब पीएमएलएन का इक़्तिदार खत्म हुआ था
तो वो 19 अरब डॉलर था। दूसरा इसके अंदर उनका ये ख्याल है कि जो हमारी दरामदात हैं उसका जो हजम है तकरीबन होगा 45 बिलियन डॉलर, 45 अरब डॉलर। जब इनकी हुकूमत खत्म हुई थी तो वो 37 अरब डॉलर के करीब था। तो ये वो बड़े नंबर्स हैं, और ये नंबर्स का मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों को आगे लेके चलने के लिए फौरी तौर पर आपको बड़े गैर मुल्की कर्जों की जरूरत है, नंबर 1। और अगर ये अगले माली साल में दाखिल हो जाते हैं, इलेक्शन थोड़ी सी डिले होते हैं, तो अगले माली साल में इनको तकरीबन 35 अरब डॉलर कर्जों का इंतजाम करना पड़ेगा पहले ही साल में गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए, और करंट अकाउंट खसारा जो अगले माली साल में होगा उसको पूरा करने के लिए। दूसरी इनकी असेसमेंट ये है कि जो बजट का खसारा है, जिसको ये कहते हैं कि जी मदर ऑफ जो है वो ऑल इवल्स है पाकिस्तान के अंदर, IMF के प्रोग्राम की बेस भी बनती है, बजट का खसारा इनके ख्याल में इस माली साल के अख्ताम पर रहेगा 8% ऑफ GDP या 4400 अरब रुपया। ये जब PMLN की हुकूमत खत्म हुई थी तो उससे भी कई गुना तो नहीं, कई फीस उसमें इंक्रीज है। और ये वो एक मेजर पिक्चर है। बाकी सारी चीजें पीछे आ जाती हैं। टैक्स रेट क्या होगा, नेशनल फाइनेंस कमीशन का आप क्या करेंगे, इनको आते ही इनको सर्वाइवल का, इनके मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं कर पाते और जो अगली गवर्नमेंट बनती है, अभी तो इनके ये इरादे हैं शायद फौरी इलेक्शन करवाना चाहते हैं कुछ अरसे के बाद, अगर ये गवर्नमेंट चल जाती है, लेट्स से अगस्त तक चल जाती है, तो आज इमरान खान अगर कुछ लोगों की नजर में जीरो हैं तो वो शायद फिर अगस्त 2023 में हीरो बन जाए। हालात इतने इकोनॉमिकली खराब है। अच्छा, तो अब सुना ये है कि ऑलरेडी जाहिर है कि PMLN या जो अपोजिशन की जमातें हैं वो दे आर गवर्नमेंट इन वेटिंग, तो कोई प्रेजेंटेशनें भी इस हवाले से हो रही हैं, जाहिर है उनको भी इस चीज़ का अदराक है। तो क्विकली क्या PMLN या जो गवर्नमेंट आने वाली है, अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो क्या उन्होंने कोई होमवर्क किया है, क्या उनके पास कोई रेसिपी है इस सारे मसले से निकलने के लिए? वैसे तो ये सवाल हम डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो मुतवक्की आपके फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं उनसे पूछेंगे, हमें वो ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन जो मैंने कुछ चीजें देखी उनसे लग ये रहा है कि PMLN करना ये चाह रही है कि करंट अकाउंट खसारा का जो हल है वो उसको करना चाह रहे हैं थ्रू बजट खसारा कंट्रोल करके। अच्छा। इनके ख्याल में 8% ऑफ GDP जो इस वक्त है इसको कम से कम आधा करने की जरूरत है, 4% ऑफ GDP। इसमें जो ये कम करना चाह रहे हैं उसका आधा ये करेंगे महसूलात में इजाफा करके और बाकी आधा करेंगे अखराजात में कमी करके। तो ये इनकी एक मेजर प्लानिंग है। फिर कुछ ये इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाह रहे हैं कि जो इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगेंगी तो कुछ करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा। ये इनकी मोटी बात है, बाकी डिटेल्स हैं ये। इसके अलावा कुछ दरामदात को ये टारगेट जो करेंगे उसका कितना इंपैक्ट होता है नहीं होता है देखने की बात है, क्योंकि यही पॉलिसी इस वक्त PTI की भी है और ये इफेक्टिव साबित नहीं हुई। चले मेरे ख्याल बरामदात में वो इजाफा करना चाह रहे हैं, लेकिन जो बरामदात में इजाफा कैसे करेंगे, एक सवाल जो इनके सामने खड़ा होगा जिसको मैं भी बड़ा फिर क्लोजली वॉच करूंगा क्यू ब्लॉक में क्या होता है कि जो रेंट सीकर है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, वो तमाम चंद बड़े जो खानदान या इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल किया हुआ है, सारी सब्सिडीज वो लेके जाते एक्सपोर्ट बढ़ाने, उनके साथ ये क्या नहीं, सारे सोल्यूशन अगर आप ही बता देंगे तो फिर जो मुतवक्के वज़ीर खजाना है उनसे हम क्या पूछेंगे। ये ना हो कि जो लोग सिलेक्शन इस वक्त काबीना बना रहे हैं तो वो आपका नाम भी कंसिडर कर लें। तो यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जो मुतवक्के वज़ीर खजाना हो सकते हैं अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है कल, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। ब्रेक के बाद वो हमें ज्वाइन करेंगे तो उनके सामने सारा ये मामला रखें। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल तहरीके अदम एतमाद है और नंबर गेम अगर देखें तो लगता यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बचने के चांसेस बहुत कम हैं और अगर वो तब्दील हो जाते हैं तो नई गवर्नमेंट जो आएगी उनके लिए काफ़ी मुआशी चैलेंजेस हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो लैंड माइन्स बिछा के जा रही है। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल मौजूद हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और मुतवक्के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं जब गवर्नमेंट चेंज होगी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो शेरवानी आपने सिलवा ली है? नहीं, वो देखिए ये फैसले कौन सी वजारत लेगा इसके फैसले तो बाद में शहबाज साहब करेंगे और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं ये बताऊं कि शहबाज साहब ही करेंगे। सुना ये कि फैसले तो कहीं और हो रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ना हमारी पार्टी के लोग, ना पीपल्स पार्टी या JUI के लोग या दो इत्तेहाद के जो लोग मिलें या जो PTI के अरकान मिलें, किसी ने वजारत नहीं मांगी। और आप खुद जैसे कह रहे हैं कि इतनी मुश्किल हालात हैं कि इस वक्त कोई वजीर बनना भी 1-2 महीने के लिए नहीं चाहता है। चले हम यही तवक्को रखते हैं, बल्कि ये एंटिसिपेट करते हैं कि आप ही होंगे। तो अब जो चैलेंजेस आपके सामने दरपेश हैं, अगर आप बन जाते हैं वजीर खजाना, आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, तो अगले माली साल के लिए आपको 35 अरब डॉलर कर्जे चाहिए होंगे, अदरवाइज हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो प्लान है आपके पास इसको प्रिवेंट करने के लिए? पाकिस्तान ने कभी भी तारीख में डिफ़ॉल्ट नहीं किया है अल्लाह की मेहरबानी से। और ये जो वज़ीर ख़ज़ाना आए थे और दूसरे वज़रा आए थे PTI के, जब उस वक़्त कह रहे थे
कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट की नहज पे, उन्होंने कभी अपने प्राइवेट बिजनेसेस में नहीं कहा, जबकि इनके प्राइवेट बिजनेसेस भी बहुत ज़्यादा लेवरेज थे। इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान ने आज अगर 75 साल में लेवरेज डिफॉल्ट नहीं किया तो आप क्यों करेंगे इंशाल्लाह। यस, हमारी एक्सटर्नल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट काफ़ी है, उसकी एक परेशानी है या उसका एक प्लान होना चाहिए, होगा, करेंगे अगर हमारी ज़रूरत होगी, हमारी जिम्मेदारी होगी, हमारी हुकूमत की, मुस्लिम लीग नून की इलेक्शंस के बाद या जब भी, तो हम इंशाल्लाह करेंगे या जो भी करेगा, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह विल नेवर डिफॉल्ट। ये ठीक है आपकी बात कि टेक्निकली हमने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया। वैसे तो हम, आपको पता है ना, बहुत सारी पेमेंट्स हम कर ही नहीं पाते, वो रिस्केड्यूल हो रही होती हैं। मिफ्ता साहब, अब इशू ये है कि आप कल जो भी हुकूमत आती है, जैसे आप कहते हैं, कल आप क्यू ब्लॉक बैठे होते हैं, आपका 4% ऑफ जीडीपी से कम करंट अकाउंट खसारा नहीं लग रहा। अगले साल की बात करो, इस साल तो 6% का एस्टीमेट आ रहा है, और इसका मतलब ये है कि आपको इतनी बड़ी फाइनेंसिंग अलॉन्ग विद रोल ओवर ऑफ द डेट आपको अरेंज करना है। तो वो प्लान किधर है? वो, क्योंकि असद उमर जब आए थे इक़्तिदार में, तो सबसे बड़ा इनके लिए 3 माह में यही चैलेंज था, इनको पता नहीं था कि इन्होंने करना क्या है। तो नंबर गेम तो आपके फेवर में जा रही है। आप 10 दिन बाद क्यू ब्लॉक बैठे होते हैं कि आप पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे, या आप इसको कंटेन कैसे करेंगे, ये $35 अरब है, ये कम हो जाए? देखिए, ये जो सबसे बड़ी बात है आपकी जो है ना, कि एक तो ये कि इस साल हम $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट या 19-20 बिलियन डॉलर्स की स्पीड पे जा रहे हैं। अगर पिछले 4 महीने का आप करंट अकाउंट डेफिसिट देखें तो 2-2 बिलियन की एवरेज आ रही है, उसी को प्रोजेक्ट करें तो 20.6 बिलियन पे है। और इस वक्त पाकिस्तान की लेवरेज पोजीशन भी बहुत हो गई है, हमने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिए हैं। 18,000 रुपये खान साहब ने ये कर्ज बढ़ा लिए, 18,000 अरब रुपये, $27 बिलियन एक और ले लिए। सो दिस इज़ चैलेंजिंग। लेकिन 2 चीज़ें करनी है आपने। एक तो जब मैं बार बार कहता हूं कि हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी की तरफ जाना है, जहां पे हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, हम ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के गेम को छोड़ दें। नंबर 2, लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट इज़ इन एग्रीकल्चर। हम $8 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं और अपने आप को फिर एग्रीकल्चर कंट्री भी कहते हैं। हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर मिफ्ता, ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं, शॉर्ट टर्म में वही मसला है, पैसे किधर से आएंगे, आपके पास प्लान क्या है? करंट अकाउंट अगर $21 अरब इस साल हो जाता है, 20 हो जाता है, 18 हो जाता है, कोई भी नंबर हो जाता है, इससे आप कितना कंटेन कर पाएंगे, और करेंगे तो कितना करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने 1.5 से 2% करंट अकाउंट डेफिसिट सस्टेन कर सकता है, इससे ज्यादा जाना नहीं चाहिए। सो दैट्स वुड बी माय थिंग। थोड़ा सा होना चाहिए करंट अकाउंट डेफिसिट, 1.5% लेवल है, ठीक है, 1.5-2% होना चाहिए। यहां तक पहुंचेंगे? मैं सबसे पहले मैं ये समझता हूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट का जो डायरेक्ट ताल्लुक होता है वो बजट डेफिसिट से होता है। वो उनको ट्विन डेफिसिट्स कहते हैं कि जब मैं बजट का खसारा करूंगा तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, या मैं अपने आवाम से कर्ज ले सकता हूं। अगर अपने आवाम के पास नहीं है, जो कि नहीं है, तो मुझे बाहर से कर्ज लेना पड़ता है, जिसको हम इंपोर्ट बोलते हैं, या इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट का डिफरेंस बोलते हैं। तो आपने बजट डेफिसिट कम करना है, ऑटोमेटिकली आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। अब आपने, और दूसरा ये कि आपने जो, मैं ये नहीं कह रहा हूं लग्जरी गुड्स के $2 मिलियन के चीज के ऊपर रोक दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं फंडामेंटली कुछ चीजें तो सोचनी पड़ेंगी ना, कि ये इंपोर्ट कर रहे हैं जिसके सामने एक्सपोर्ट नहीं है, तो इस इंपोर्ट का क्या फायदा हो रहा है, या अगर एक्सपोर्ट के जब तक डॉलर्स नहीं होंगे तो ये इंपोर्ट टेम्पररी इसको जरा मुश्किल कर दें या नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे जैसे इसका फॉलोअप मुझे सिर्फ, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से सारी आपकी आगे गेम सेट होनी है 6 माह की। IMF के प्रोग्राम के होते हुए, जो कि अभी है सितंबर तक, जब तक आप उसे ऐलान नहीं करते बाहर निकलने का, और वर्ल्ड बैंक के होते हुए, जिसके लिए आपको हर 3 माह बाद जाना पड़ता है कोई पॉलिसी लोन के लिए, किसी भी किस्म की इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हैं, या आप सोच रहे हैं कि नहीं, हमने IMF और वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाना? देखिए, आपने 2.5 साल एक IMF का प्रोग्राम किया है जिसपे आपको $3 बिलियन मिले हैं। अब अगले 6 महीने में आपको $3 बिलियन मिल रहे थे। शौकत तरीन साहब ने खत में लिख के रखा है कि हम हर महीने ₹4 वो PL बढ़ाएंगे, वो लेवी, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे। अब अचानक, और उस जमाने में, एक जमाने में जब अपोजिशन क्रिटिसाइज करती थी कि इन्होंने इतना टैक्स लगा लिया आवाम के ऊपर, तो वो उसके ऊपर बड़ा जवाब देते थे कि अमेरिका में देख लो, जर्मनी में देख लो। जब इमरान खान साहब की खुद हुकूमत आई तो उन्होंने तमाम खजाने के मुंह खोल दिए। तो अब इस वक्त जो है हुकूमत $60 अरब महीने का, 66 अरब रुपया इनफैक्ट नुकसान कर रही है। आपने IMF को जो लिख के दिया था कि हम एमनेस्टी नहीं देंगे, आपने वो भी बगैर एग्जाम्पशन के दे दी है। तो IMF का प्रोग्राम इस वक्त सस्पेंडेड है, सच्ची बात है, स्टॉल्ड है। हमको जाकर उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त बगैर IMF के, और IMF नहीं गई तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी चला गया, इस वक्त बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं है पाकिस्तान के पास। तो हमको IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई प्रोग्राम ना हो कि जिसके ऊपर गरीब लोगों के ऊपर बोझ पड़े। लेकिन हमको, और IMF को छोड़ दें। लेकिन मैं खुद भी IMF में भी एक ज़माने में 20-30 साल पहले नौकरी कर चुका हूं, थोड़ा बहुत मैंने भी इस चीज़ को पढ़ लिया है।
मैं समझता हूं कि हमको खुद भी पता है कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। अगर IMF से ना भी करें, और आइंदा मैंने कोशिश है कि इंशाल्लाह ना जाएं कभी ये प्रोग्राम के बाद, तो हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए ना कि हम राइट थिंग टू करें। हम अपने अखराजात और अपने मौसूलात में कोई तनासुब तो होना चाहिए ना। जब आप 5,000 6,000 अरब रुपया टैक्स जमा कर रहे हैं और 12,000 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं, तो IMF हो या ना IMF हो, मतलब कहीं ना कहीं मसला तो होगा। बात की ना कि आप आम लोगों और गरीब लोगों पर बोझ नहीं डालेंगे। जो सबसे बड़ा फैसला आपने करना है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले जो एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, फ्रीज कर दी जो ऑयल प्राइसेस हैं। अब जब आपकी गवर्नमेंट आ जाती है तो क्या वो फैसले को अनडू कर देंगे या फिर वो सब्सिडाइज आप करते रहेंगे, क्योंकि उससे तो नुकसान होगा अगर आप बढ़ाते हैं तेल की कीमतें। देखिए, दो बातें अलग अलग हैं। एक तो ये कि हम इमरान खान के किसी कुछ सॉवरन एग्रीमेंट अगर इन्होंने करे हैं चीन से, अमेरिका से, उस पर हम बिल्कुल पाबंद हैं। हम ऐसी कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करेंगे कि पिछली हुकूमत के सौदों पे हम पाबंद नहीं हैं, उस पर हम बिल्कुल पाबंद हैं। हुकूमत पाकिस्तान और हमारे ईजाद, हमारे आने वाला भी हमारे सौदों पे पाबंद होना चाहिए और होगा, ये अलग बात है। खान साहब का एक सियासी प्रॉमिस है जिस पर खान साहब खुद ही यू टर्न ले लेते हैं, उसको देखेंगे। उसकी कोई हमारे पास कोई सेक्रेसेंस नहीं है उसकी, लेकिन वो अब शहबाज शरीफ साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो फैसला फरमाएंगे। बिल्कुल आवाम के ऊपर बोझ डालने का कोई इरादा नहीं है, और हम चाहेंगे कि पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाई जाए, लेकिन इमरान खान के किए हुए वादे पे हम पाबंद नहीं है। चलें, यहाँ पे इसमें एक चीज बताइए, आप पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाना चाहते। आज 150 रुपए फी लीटर है, और जो अभी ओगरा की असेसमेंट गई है वो 205 रुपए फी लीटर की गई है। तो चूंकि आपका IMF का भी बैकग्राउंड है और आपकी जो पॉलिसीज आपने तकरीबन 1 साल से कम अरसा में जितना भी आप मिनिस्टर है, उसमें आपने कोशिश की कि आप पॉपुलिज्म की तरफ कम जाए, तो क्या समझते हैं ये 150 से ये 200 या 170 करेंगे, या 150 पे रहते हुए बजट का काम आप वो उस पर दबाव डाले रखेंगे लेकिन आवाम को खुश रखेंगे? मैंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी दिसंबर 31 2017 को, तो 1 जनवरी 2018 को खान साहब ने बड़ा अच्छा सा एक ट्वीट करा कि पेट्रोल का बम फाड़ दिया और गरीब अवाम और ये और वो, पता नहीं क्या क्या बातें करी। उस जमाने में शहबाज भाई, कामरान भाई, जब कीमत बढ़ती थी पेट्रोल की तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता था, जब डॉलर बढ़ता था तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता था। फिर पिछले 4 सालों में ये चोर होना बंद हो गया। मुझे लगता है कि अब हम पेट्रोल की कीमत फिर अगर कभी बढ़ाएंगे, अल्लाह ना करे हमको बढ़ानी पड़े, लेकिन कभी बढ़ाएंगे तो फिर हम चोर हो जाएंगे। तो खैर, ये पाकिस्तानी सियासत है। चलें, यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवालात हैं मईशत के हवाले से, वो डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे, तो ब्रेक के बाद बात होती है। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद है और उनसे जो आने वाले मईशत के चैलेंज जो भी गवर्नमेंट आती है उस पर बात हो रही है। एक जो वजह इस गवर्नमेंट में हमने देखा कि महंगाई की और इवन कर्जे बढ़ने की वजह वो था हमारा एक्सचेंज रेट। रुपए की कदर में जिस तेज़ी से कमी हुई, आज अगर हम देखें तो वो 184 रुपये फी डॉलर ट्रेड हो रहा है। इसको आप कैसे डील करेंगे? क्या इस एक्सचेंज रेट के हवाले से आपके पास कोई ऐसा प्लान है? क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है ये मार्केट ड्रिवन है। जी देखें, इसमें एक मार्च के महीने में जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी रुपया मेरे ख्याल से 8-9 रुपया, शायद उससे भी ज़्यादा डिवैल्यू हो गया। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मार्च के महीने में 4.3 अरब डॉलर जो है उससे आपका रिजर्व कम हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, गैर मुल्की करेंसीज के जो ज़खायर हैं वो 4.3 बिलियन डॉलर्स या 430 करोड़ डॉलर से कम हुआ। सिर्फ आखिरी हफ्ते में 2.9 बिलियन डॉलर या 290 करोड़ डॉलर कम हुए। तो पहले हमको ये करना चाहिए कि हम अपने रिजर्व को स्टेबलाइज करें। अगर रिजर्व स्टेबलाइज हो जाएंगे तो खुद ब खुद करेंसी जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। और ये बात दुरुस्त है कि जब करेंसी बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर महंगाई का इफेक्ट आता है और गरीब लोगों के ऊपर ख़ास तौर पर इफेक्ट आता है। और फिर इसमें हमको सोचना चाहिए कि हम इंपोर्ट तो करते हैं और इंपोर्ट के डॉलर्स तो हम देते हैं अमीर लोगों को, वो इंपोर्ट कर रहे हैं, माशाल्लाह से वो गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं और कंप्लीटली बिल्ट अप कार्स मंगवा रहे हैं, मशीनरियाँ अपनी मंगवा रहे हैं, जायदादें बनवा रहे हैं, अपने घरों के अंदर फॉरेन सैनिटरी मंगवा रहे हैं। और फिर जब डॉलर गिरता है, रुपया गिरता है, तो तेल महंगा होता है तो गरीब आदमी को मार लगती है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला हमारे वक्त में शहबाज शरीफ के वक्त में बताएं रियलिस्टिकली इज इट पॉसिबल कि जो रुपए की कदर बेहतर हो जाए? क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि एक दफ़ा चीज़ जब ऊपर चली जाए, चीज़ महंगी हो जाए तो रिवाज नहीं है यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं। होता है, रुपए की कदर बिल्कुल बेहतर होती है और हो सकती है और होनी चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिकली होनी चाहिए, फोर्स्ड नहीं होनी चाहिए। मेरे पास इतने डॉलर्स नहीं होंगे मेरे पास। देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैंक का काम है, स्टेट बैंक का, हमारा काम नहीं है। लेकिन क्या आपके पास इतने डॉलर्स हैं इस वक्त कि आप
एडवेंचरिज्म कर सकें, अगर नहीं तो फिर आप जो है सबसे पहले कोशिश करें कि डॉलर्स आ जाएं, ज़रा से डॉलर्स आ जाएं तो इंशाल्लाह ताला स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप सऊदीज़ और कतरीज़ जो कनेक्शंस हैं, जो शरीफ फैमिली के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, उनको आप इस्तेमाल करके शॉर्ट टर्म में कोई डॉलर ले सकते हैं, वहाँ से कर्जे ले सकते हैं, कोई ऐसा प्लान है? देखिए मेरा तो अगर, और मुस्लिम लीग नून की जो सोच है वो ये है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अगर ले आएँ तो उससे ये होगा कि नौकरियां भी पाकिस्तान में आएंगी, रोज़गार भी होगा और हमारे ऊपर कर्जा भी नहीं होगा। तो कोशिश हमारी ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए। मेरे ख्याल से जो नंबर 1 हमारा जो सप्लायर उसका है अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो चीन है कि अगर चीन इन्वेस्ट करे। कतर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था एक ज़माने में बिक्की बलो की हवेली के प्लांट्स के अंदर। सऊदी अरब इंटरेस्टेड था रिफाइनरी लगाने में। तो कम से कम हम ये सोचेंगे कि ये जो प्राइवेटाइजेशन के अमल को कुछ करें, कुछ हम नए इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएँ। तो कोशिश ये करें, देखें जो खान साहब ने ये कर्जा लिए, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, छोड़ें, लेकिन अगर हम सिर्फ कर्जे ही लेते रहेंगे और अगर कर्जे की स्पीड जो है वो जीडीपी की स्पीड से बढ़ती रहेगी तो हमारा प्रोपोर्शन ऑफ डेट टू जीडीपी बढ़ता रहेगा, वो एक अनसस्टेनेबल हो जाएगा या अगर हो चुका है। अच्छा, इसमें एक जो थोड़ा सा लोगों के इंटरेस्ट की बात, ये मैक्रो तो थोड़ी सी बोरिंग चीज़ें होती है ना, आप डिपेंड करता है किसी के कुछ के लोगों के लिए। आप जब वज़ीर ख़जाना थे तो उस वक्त गालिबन शाहिद खाकान अब्बासी साहब का वज़ीर आज़म का ये प्लान था और आपका भी, कि आपने जो सैलरीड क्लास थी उसके जो टैक्स के रेट्स थे वो बहुत कम कर दिए थे। क्या आपका कोई ऐसा दोबारा प्लान है कि दोबारा वापस उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे? बिल्कुल। और फिर आप कुछ गालिबन मैंने कुछ चीज़ें आपकी कुछ सामने आ रही हैं कि आप बिजली की कीमतों में भी कोई 40% कम करना चाह रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं? 2 चीज़ें हैं अलग अलग। पहले बिजली का आसान से जवाब दे दूँ कि देखिए, बिजली में हम पाकिस्तान के अंदर 2,20,000 यूनिट पैदा कर सकते हैं, 2,20,000 मिलियन किलोवाट आवर या 2,20,000 गीगावाट आवर्स। हम बेचते हैं सिर्फ 1,40,000, हम बनाते हैं सिर्फ 1,43,000 मिलियन किलोवाट आवर्स। तो आपका जो 70,000 का मशीन जो है वो बंद रखा हुआ है, तो हम ये मशीन क्यों नहीं चला रहे? तो लिहाजा ये है कि आपने बिजली इंडस्ट्री की सस्ती कर दी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री का एक तो स्मूथ कंजम्पशन होता है, वो गर्मी में भी उतना लेती है फैक्ट्री जितना सर्दी में लेती है, तो कस्टमर भी अच्छा है, हमारा B1 B2 पे लाइन लॉसेस भी कम होते हैं। तो इंडस्ट्री के लिए सस्ती करके अगर उनको बिजली दें, आपके मशीन चलेंगे तो आपका पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा। लेकिन ये पॉलिसी तो अभी इसकी पीटीआई की भी, उन्होंने 12 रुपये पे कॉस्ट रखी हुई है। अगर पीटीआई की ये पॉलिसी है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक फैक्ट्री को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सके, क्योंकि एक जो होता है कि बहुत मसला होता है कि आप जब फैक्ट्रीज के पास ग्रिड स्टेशंस नहीं होते, वो छोटे जो, और जो सैलरीड क्लास का देखें, मैं लास्ट टाइम भी, अगर 1 सेकंड दें मुझे, लास्ट टाइम भी जब हम कम कर रहे थे तो सिर्फ 90 अरब रुपए का फ़र्क था। 4,000 अरब रुपए के ऊपर आप 80 से 90 अरब रुपए का फ़र्क था, जैसे 80 से 2% का फ़र्क था। अगर हम टैक्स कम कर देते 30% से 15% कर देते, जब वो लोगों के पास जेब में पैसे जाएंगे तो वो सेल टैक्स पे खर्च करेंगे, तो मुझे सेल टैक्स मिलेगा और किसी की इनकम मिलेगी। तो मेरे पास नेट लॉस 40 मिलियन का था। 40 बिलियन के अगर अंदर मैं पाकिस्तानियों को 10 से 15% टैक्स पर ले आऊंगा तो मैं उनको हटा दूंगा टैक्स इवेजन से, मैं ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली डिस्ट्रीब्यूट। बड़ा इवन जो दिल्ली जो आम आदमी वहां पार्टी थी, उन्होंने टैक्स को रैशनलाइज किया, टैक्स को बिल्कुल कम कर दिया शरह, और उसकी वजह से टैक्स में वहां पे उनकी दिल्ली स्टेट में इजाफा हुआ। अब आखिर में शहबाज शरीफ साहब ने कल एक बयान दिया जिस पर काफी चर्चा हो रहा है। उन्होंने इस्तेमाल किया एक वर्ड के बेगर्स कांट बी चूजर्स, और उससे लोगों ने इंटरप्रिटेशन और उसकी तशरीह ये की कि हमारी अब हालत ऐसी आ गई है कि क्योंकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर अपने पाँव पे तो खड़ा नहीं है, तो उसका लोगों ने इंटरप्रेट इस तरह से किया कि शायद जो अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो समझौता करेगी अपने मफादात के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। तो क्या शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट से आप अग्री करते हैं कि उनको देनी चाहिए थी? देखिए, शहबाज साहब की जो इस्तिलाह इन्होंने इस्तेमाल करी, उनसे मकसद ये था कि पाकिस्तान के पास बहुत वसाइल की महदूद वसाइल हैं, तो उसको देखकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और हमको सबसे दोस्ती रखनी पड़ेगी। जो सबसे बड़ी गलती इमरान खान साहब की हुकूमत ने की है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, वो CPEC को ख़त्म कर दिया। आते साथ वज़राओं ने कहा कि हम चेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज उन वज़राओं के अपने CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं, अरबों रुपए के हैं, तो लेकिन उस वक्त उनको बड़े बुरे लग रहे थे। उसके बाद मुराद सईद ने कहा कि एहसन इकबाल ने 70 अरब रुपए की चोरी कर ली। यार, कोई थोड़ा सा आदमी सोच के तो बोले ना। ये कहते चाइना की सबसे बड़ी कंपनी थी जिसने मुल्तान सक्खर हाईवे बनाया है, उनको चाइना को बहुत बुरा लगा। उनको थोड़ी पता कि मुराद सईद साहब को 70 अरब रुपए का मतलब ही नहीं पता, या खान साहब तो ऐसे ही झूठ बोलने की आदत है, या रज़ाक दाऊद साहब ने बस कह दिया। चाइना से हमने बिगाड़ लिया, उसके बाद हमने अमेरिका से भी दोस्ती नहीं करी।
आपने सऊदी अरब से पहले दोस्ती करी, उसके बाद आपने अचानक मलेशिया और टर्की से दोस्ती करना शुरू कर दी, फिर उनसे भी नाराजगी हो गई। ये इमरान खान ने वैसे मैं आपको बताऊं, ये आसान नहीं होता कि एक ही वक्त में चाइना और अमेरिका से लड़ाई कर ली, एक ही वक्त में सऊदी अरब और टर्की से लड़ाई कर ली। ये इंडिपेंडेंट फॉरेन खुददार हो तो कर सकता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं, बंदा बेवकूफ हो तो ये करता है। अगर उसको मुल्क का इंटरेस्ट नहीं पता हो, जो आपने ये खुददारी के अंदर सबसे दोस्ती रखे। लगता है ये कि इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में जो आर्मी चीफ ने आज खिताब किया और आपका जो नुक्ता नजर है, लगता है कि ऑपोजिशन और जो आर्मी चीफ है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से लगता है कि सेम पेज पे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।